इकाई 2 दक्षिण एशिया में स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद के लिए संघर्ष। प्रश्न नंबर 1, दक्षिण एशिया पर विदेशी आक्रमण और औपनिवेशिक इतिहास की चर्चा कीजिए। उत्तर, दक्षिण एशिया का इतिहास लगभग 7000 वर्षों पुराना है। यह क्षेत्र बार बार विदेशी आक्रमण का शिकार हुआ। इस क्षेत्र की समृद्धि ने दूर दूर से आक्रमणकारियों को अपनी ओर आकर्षित किया। आर्य, यूनानी, शक, हूण, तुर्क, अफगान, मुगल और अन्य इस क्षेत्र में आए। आधुनिक काल में यूरोपीय, पुर्तगाली, डच, फ्रेंच और ब्रिटिश दक्षिण एशिया में आए। हालांकि ब्रिटिश आक्रमण बाकी के आक्रमणों से अलग था। अन्य आक्रमणकारी यहां आए, शासन किया और यहां के लोगों से पूरी तरह घुल मिल गए, जबकि ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय लोगों के बीच बड़ा अंतर बना रहा। अंग्रेजों ने यहां अपना साम्राज्य स्थापित किया और लंदन से यहां पर शासन किया। यहां के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया और अपने उद्योगों में उनका प्रयोग किया। प्रश्न नंबर 2, दक्षिण एशिया में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे? उत्तर, दक्षिण एशिया में औपनिवेशिक शोषण और अधीनता के खिलाफ जो प्रतिक्रियाएं हुई, उससे राष्ट्रवाद का उदय हुआ और यह राष्ट्रवाद आगे चलकर विकसित हुआ। राष्ट्रवाद के आधार और विकास के लिए मुख्य कारण साम्राज्यवाद के खिलाफ नफरत थी। यह नफरत और घृणा उन लोगों के खिलाफ थी जिन्होंने बलपूर्वक उनकी धरती पर कब्जा किया था, उनके धन को लूट लिया था और उनकी सरकार को कुचल दिया था। लोगों को गुलाम बना लिया गया था। राष्ट्रवाद एक शक्ति बन गया जिसका उद्देश्य था स्वतंत्रता, न्याय और राष्ट्रीयता के सिद्धांतों पर एक नए राष्ट्र का निर्माण करना। इससे लोगों में एकजुटता की भावना पैदा हुई और राष्ट्रीय निर्माण में योगदान देने की प्रेरणा मिली। प्रश्न नंबर 3, दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में स्वतंत्रता संग्राम का विश्लेषण कीजिए। उत्तर, औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों ने स्वतंत्रता संग्राम किए, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। पहले नंबर पर है भारत। भारत में उपनिवेशवाद के कारण आर्थिक शोषण हुआ। यहाँ की कृषि और हस्तशिल्प का विनाश हुआ। परिवहन, नई शिक्षा और प्रेस की शुरुआत के बाद राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। भारत का स्वतंत्रता संग्राम राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में विभिन्न चरणों से गुजरा। गुजरते समय के साथ इसका आकार बड़ा होता गया और उद्देश्य भी स्पष्ट हो गया। राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के साथ हुआ और लगभग 1905 तक चला। इस चरण में आंदोलन का नेतृत्व दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और एस.एन. बैनर्जी जैसे लोगों ने किया। इस आंदोलन का उद्देश्य स्वतंत्रता नहीं बल्कि आर्थिक सुधार था। जनता को शिक्षित करना, राष्ट्रीय चेतना को ऊंचा करना अन्य उद्देश्य थे। इस दौरान लॉर्ड कर्जन ने कई कठोर कदम उठाए, जिसमें भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, कलकत्ता निगम अधिनियम पास करना, बंगाल का विभाजन शामिल है। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय लोगों में असंतोष बढ़ा। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष जैसे नेताओं के उदय के साथ राष्ट्रीय आंदोलन के एक नए चरण की शुरुआत हुई। उनके नेतृत्व में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ और ब्रिटिश विरोधी आंदोलन को आक्रामक रूप ले लिया। इस आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सामान का बहिष्कार, भारतीयों द्वारा सरकारी पदों को त्यागना तथा स्कूलों का बहिष्कार शामिल था। इसके बाद महात्मा गांधी के प्रवेश के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक नए चरण की शुरुआत हुई। विश्व युद्ध के बाद कृषि कीमतों में गिरावट, मध्यम वर्ग की बढ़ती गरीबी, मूल्य वृद्धि, मुनाफाखोरी के कारण लोगों में अशांति थी। 1919 में रॉलेट एक्ट लागू करके भारत में नागरिकों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया।
दक्षिण अफ्रीका से लौटे गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत की। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में लोकतांत्रिक सुधारों के अध्ययन के लिए एक साइमन कमीशन की नियुक्ति की। यह राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में एक नया चरण था। कांग्रेस ने इस कमीशन का बहिष्कार किया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनाव लड़े गए और कांग्रेस ने 7 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करने की मांग की। इसके लिए आंदोलन शुरू हुए जिसमें गांधी जी सहित कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया। हड़ताल, आंदोलन और प्रदर्शन हुए। पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और डाकघरों पर हमले किए गए। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने जून 1948 से पहले भारत छोड़ देने का निर्णय लिया और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। पाकिस्तान 1906 में ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों के समर्थन और मुस्लिम अभिजात वर्ग के द्वारा शुरू किए गए सुधार आंदोलनों के परिणाम स्वरूप एक अखिल भारतीय पार्टी के रूप में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। इस लीग में ऐसे व्यक्ति शामिल थे जो ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार थे। उन्होंने सरकारी नौकरियों में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल और सुरक्षा उपायों की मांग की। 1912 में जब बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया तो मुस्लिम लीग अंग्रेजों से निराश हो गई और ब्रिटिश साम्राज्य में भारत के लिए स्वशासन की वकालत करने लगे। 1916 में मुस्लिम लीग ने आईएनसी के साथ लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों दलों यानी मुस्लिम लीग तथा आईएनसी अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की दिशा में काम करने का फैसला किया। असहयोग आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता अपने चरम पर थी। 1922 में असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता का उदय हुआ। एक अलग मुस्लिम राज्य की लालसा के बावजूद लीग ने कांग्रेस के साथ सहयोग की नीति अपनाई। 1937 के चुनाव में लीग ने मुसलमानों के लिए आरक्षित 485 सीटों में से केवल 108 सीटें जीतीं और कांग्रेस विरोधी पार्टी बन गई। 1940 में लीग ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को सामने रखा और भारत के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य के निर्माण की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया। 1945-46 के चुनाव में लीग ने मुसलमानों के लिए आरक्षित 495 सीटों में से 440 सीटें प्राप्त की और खुद को मुसलमानों की प्रमुख पार्टी के रूप में स्थापित किया। 1947 में सीमा आयोग ने 2 प्रभुत्वों के क्षेत्रों की सीमा को परिभाषित किया। सांप्रदायिक विभाजन ने राजनीतिक विभाजन का रूप लिया और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। बांग्लादेश 1947 में विभाजन के बाद से 1971 तक बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान का एक हिस्सा था। पाकिस्तान के निर्माण के बाद समय समय पर कुछ बड़ी घटनाएं घटी जिन्होंने बांग्लादेश के निवासियों यानी बंगालियों में विशिष्टता की भावना को जन्म दिया और एक स्वतंत्र देश की मांग को बल मिला। पहली घटना थी पाकिस्तान सरकार द्वारा बंगाली इच्छाओं की अवहेलना और उर्दू को पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करने का निर्णय। इस फैसले का विरोध करने के लिए बंगाल की आबादी के विभिन्न वर्ग सामने आए। इसमें कुछ व्यक्तियों की मौत हुई जिसका विरोध करने आए छात्रों को पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप पूरी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश के पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश के निवासियों में पश्चिमी पाकिस्तान के लिए शत्रुता बढ़ी। पूर्वी पाकिस्तान के द्वारा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा को पश्चिमी पाकिस्तान में ले जाया जाने लगा। 1954 में सीमित मताधिकार के अनुसार कुछ हुए आम चुनाव में अवामी लीग और अन्य बंगाली पार्टियों ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के लिए स्वायत्तता की मांग की। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में मुस्लिम लीग को हराया, लेकिन मुस्लिम लीग ने
6 महीने के भीतर संयुक्त मोर्चा सरकार को बर्खास्त कर दिया और पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य शासन लागू कर दिया। 1959 में सैन्य तानाशाही के अंतर्गत जनरल अय्यूब खान की स्थापना के साथ पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का संघर्ष भी समाप्त हो गया, अर्थात संघर्ष को दबा दिया गया। 1966 में अवामी लीग के नेता मुजीबुर रहमान के द्वारा मांग की गई कि पूर्वी पाकिस्तान में संसदीय और संघीय रूप की सरकार हो तथा इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा चुना जाए। 1970 के चुनाव में अवामी लीग ने न केवल प्रांतीय विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की बल्कि राष्ट्रीय विधानसभा में भी बहुमत प्राप्त किया। 25 मार्च 1971 को बंगाली राष्ट्रवादियों पर सैन्य हमला शुरू हुआ, जिससे लोगों का शांतिपूर्ण आंदोलन सशस्त्र संघर्ष में बदल गया। सैन्य कार्रवाई के दौरान लोगों को यातनाएं देना, क्रूरता और बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आईं, जिसके फलस्वरूप बंगालियों के मन में पाकिस्तान के प्रति राष्ट्रीयता की भावना बिल्कुल मिट गई। बड़े पैमाने पर बंगालियों ने भारत में प्रवास किया। भारत ने न केवल लोगों को शरण दी बल्कि पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों को प्रशिक्षण सुविधाएं भी प्रदान की। इसके अलावा भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे नरसंहार और क्रूरता की ओर विश्व का ध्यान खींचा, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारत से युद्ध की घोषणा कर दी। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश लिबरेशन आर्मी और भारतीय सेना की संयुक्त कमान के सामने ढाका में आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार बांग्लादेश एक संप्रभु स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। श्रीलंका को पुराने समय में सीलोन के नाम से जाना जाता था। उस समय यह द्वीप छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। इन्हीं में से एक रियासत रोहाना के एक सिंघल राजकुमार दत्तगामिनी ने पूरे द्वीप को एकजुट करने का प्रयास किया, लेकिन यह कार्य आसान न था। सीलोन को दक्षिण भारत से समय समय पर आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 11वीं शताब्दी में यह चोल साम्राज्य का एक प्रांत बन गया। 12वीं शताब्दी में सिंघल राजा पराक्रम बाहु ने पूरे देश को एकजुट करने में सफलता प्राप्त की। उनकी मृत्यु के बाद देश अव्यवस्था और अराजकता में डूब गया। इसके कारण दक्षिण भारत के आक्रमणकारियों को सीलोन पर आक्रमण करने का मौका फिर से मिल गया। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के आगमन से सीलोन 3 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया: सिंघली राज्य, कैंडी और तमिल साम्राज्य। 17वीं शताब्दी में डच व्यापारियों द्वारा यहां शासन स्थापित किया गया, जो लगभग 100 वर्षों तक रहा। 1796 में अंग्रेजों ने डचों को विस्थापित करके अपना शासन स्थापित किया। अंग्रेजों ने पूरे द्वीप के लिए एकात्मक प्रशासनिक और न्यायिक प्रणाली को अपनाया। अंग्रेजी को सरकार की भाषा और स्कूलों में शिक्षा का माध्यम बनाया गया। 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में पुनरुत्थान आंदोलनों का उदय हुआ, जिसमें अपनी संस्थाओं के आधुनिकीकरण के लिए ईसाई धर्म के खिलाफ खुद के बचाव की मांग की गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रवादी ताकतों ने गति पकड़ी। 1915 में जब एक सिंघली नेता को एक मामूली सांप्रदायिक दंगे के दौरान गिरफ्तार किया गया, अन्य सभी नेताओं ने इसका विरोध किया और यह घटना द्वीप का पहला राजनीतिक आंदोलन बन गई। 1919 में राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को व्यक्त करने के लिए एक साझा मंच की आवश्यकता महसूस करते हुए सिंघली और तमिल संगठनों ने मिलकर सीलोन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। भारत में बढ़ते हुए राष्ट्रीय आंदोलनों का प्रभाव श्रीलंका पर भी पड़ा। श्रीलंका में भी वयस्क मताधिकार की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय आंदोलनों को बल मिला और समाज कल्याण के लिए आंदोलनों में वृद्धि हुई। इन आंदोलनों के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने 1944 में सोलबरी आयोग की नियुक्ति की। इस बीच भारत की स्वतंत्रता एक वास्तविकता बन गई। इस नई स्थिति में ब्रिटेन ने 4 फरवरी 1948 को 1947 में हुए आम चुनाव के एक नए प्रावधान के अनुसार चुने गए प्रतिनिधियों को पूर्ण शक्ति सौंपनी पड़ी।
श्रीलंका में शक्ति का हस्तांतरण सहज और शांतिपूर्ण था। यहाँ विभाजन जैसे कटु अनुभव भी देखने को नहीं मिले।